Good afternoon and a very warm welcome to all the participants to this important sessions by RSM about new unified labor codes. For those who are not aware of RSM Group, we are the sixth largest accounting consulting firm in the country and part of RSM International, which is the sixth largest worldwide. With a multidisciplinary team, we offer a host of very useful consulting and technology solutions to various industries, particularly for the gem and jewelry industry. Labor law compliances and advisory, payroll structuring, payroll processing, internal audit, contract labor compliances, and other legal advisories are important services that we offer. Before starting with the session, I would request all to put your queries and questions in the chat box, to which we will revert at the time of question and answer session. And I would also request all the participants to please mute yourself while the session is in continuation. With this, I would like to welcome our expert speakers on the subject, Mrs. Vaishali Mehta and Mr. Keyur Shah. Over to you, Vaishali. Thank you. And thank you. Welcome everyone and good evening. आज हम लेबर लॉ के जो नए 4 कोड आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, पहले 44 अलग अलग एक्ट्स थे, वो अब सब मर्ज होके 4 लेबर कोड बन गए हैं, जिसमें से सभी कोड ड्राफ्ट हो गए हैं, सर्कुलेट हो गए हैं। वेज कोड रूल, सोशल सिक्योरिटी का रूल सिर्फ आना बाकी है, बाकी IR कोड का रूल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी का रूल भी ड्राफ्ट होके सर्कुलेट हो गया है। ये सभी कोड और रूल संभावना है कि अप्रैल 2021 तक शायद इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। पहले हम बात करेंगे वेज कोड के बारे में। वेज कोड में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को कवर किया गया है। वेज कोड का मेन उद्देश्य है कि कोई भी सेक्टर हो या कोई भी वेज सीलिंग का एम्प्लॉय या वर्कर हो, वो सबको मिनिमम वेज एटलीस्ट पे हो जाए और वो जो टाइम लिमिट है उस हिसाब से सभी एम्प्लॉय को मिनिमम वेज पे हो जाए। फिर ऑर्गेनाइज वर्कर हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, सभी को एटलीस्ट मिनिमम वेज पे हो जाए, वो वेज कोड का मेन उद्देश्य है। पहले वेजेस की डेफिनेशन जो सभी कोड में अलग अलग दी गई थी, वो अभी वेज कोड में एक सिमिलर डेफिनेशन दी गई है, वो सभी कोड में सिमिलर ही है। तो वेज की डेफिनेशन अब सभी कोड में एक सेम डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन जो स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी वर्क करता होगा, वो उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा। अप्रेंटिस को एम्प्लॉय की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। और पहले जो सुपरवाइजरी वर्कर की लिमिट थी 24,000, वो अभी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में से निकाल दी गई है। मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का कोई भी वर्क कर रहा हो, उसको भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। वर्कर मीन्स एनी पर्सन जो म्यूचुअल, मैनुअल, अनस्किल, स्किल, क्लरिकल कोई भी वर्क कर रहा होगा, उसको वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अप्रेंटिस को वर्कर की डेफिनेशन में भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। और मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का कोई भी एम्प्लॉय होगा, उसको वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर सुपरवाइजरी कैपेसिटी का वर्क कर रहा होगा और जिसका वेजेस 15,000 से कम होगा, उसको ही वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। बाकी 15,000 से ऊपर सैलरी होगी तो उसको वर्कर की डेफिनेशन में नहीं गिना जाएगा। वेज की डेफिनेशन। वेज की डेफिनेशन में एज पर न्यू डेफिनेशन बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस को ही वेजेस कंसीडर किया जाएगा। बाकी के जो अलाउंस है, हाउस अकोमोडेशन, PF, ग्रेजुइटी, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, हाउस अकोमोडेशन, ओवर टाइम, वो सबको वेज की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। पर अगर वो सभी अलाउंस और दूसरे हेड में अगर हेड का टोटल अगर 50% से ज्यादा होगा तो उसको वेज कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है
और उसका बेसिक डीए हमने 20,000 रखा है और बाकी के अलाउंसेस मिलकर 30,000 हो रहा है। तो जो 50% में यानी कि 25,000 होना चाहिए, लेकिन हमने 20,000 रखा है, तो बाकी का जो 5,000 की अमाउंट है उसको भी वेजिस ही कंसिडर किया जाएगा, बेसिक वेजिस, उसको अलाउंस इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 5,000 सैलरी हो, 50,000 हो या 1 लाख सैलरी हो, तो अभी एज पर द न्यू वेज की डेफिनेशन किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक और डीए 50% होना कंपलसरी है। मिनिमम वेज में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, यानी कोई भी मेल या फीमेल वर्कर है और अगर वो सेम नेचर या सेम कैटेगरी सेम स्किल का वर्क कर रहा है तो उसे सेम वेजेस पे होना चाहिए। यानी जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो अभी प्रोहिबिट किया गया है। सेम नेचर और सेम कैटेगरी के वर्क के लिए सेम वेजेस पे होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रही है, फ्लोर वेज। फ्लोर वेज लिविंग स्टैंडर्ड और जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे एक फ्लोर वेज डिफाइन होगा, वो स्किल के वाइज होगा। अभी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से जो वेज मिनिमम वेज इश्यू कर रही है वो रहेगा, लेकिन जिस स्टेट में मिनिमम वेज फ्लोर वेज से कम होगा वहां पे फ्लोर वेज ही मिनिमम वेज कंसिडर किया जाएगा। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फ्लोर वेज से कम मिनिमम वेज कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दे सकता है। फ्लोर वेज की मेजर इम्पैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कॉस्ट पे होगी और बोनस और ग्रेजुइटी के पेमेंट पे इसकी मेजर इम्पैक्ट रहेगी। पहले जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अलग अलग मिनिमम वेज होते थे, वो अभी कंसेप्ट रिमूव कर दिया गया है। अभी एक सिर्फ स्किल के वाइज एक फ्लोर वेज गवर्नमेंट इश्यू करेगी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस में अभी कोई भी पेमेंट हो, सैलरी हो या ग्रेजुइटी, एफएनएफ, कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली या फिर कैश, चेक और बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा, कैश से वो नहीं कर सकता है। बोनस का पेमेंट कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिकली या फिर बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा। एम्प्लॉय की सैलरी में से हम लोग जो डिडक्शन करते हैं, एडवांस, लोन, फाइन, वो उसकी ग्रॉस पे की सैलरी से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बिलो 50% ही होना चाहिए। पहले जो पेमेंट की डेट थी कि 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो हम 10 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, अगर 1,000 से कम एम्प्लॉय हो तो हम 7 तारीख को सैलरी पे कर सकते हैं। वो डेट का लिमिटेशन निकाल के अभी स्टैंडर्ड 7th कर दिया गया है। तो अभी कोई भी सैलरी का पेमेंट हो तो 7 या उससे पहले पे करना रहेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय डिसमिस हो गया है, रिट्रेंच हुआ है या रिजाइन हुआ है, तो उस केस के अंदर 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देना रहेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस की एप्लीकेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कर, अभी सभी को पेमेंट ऑफ वेजेस एप्लीकेबल होगा। जो पहले वेज सीलिंग थी 24,000 की, वो भी अभी रिमूव कर दी गई है। तो अभी पेमेंट ऑफ वेजेस हर एक एस्टेब्लिशमेंट को एप्लीकेबल होगा। बोनस के बारे में जैसे हम सब जानते हैं, 20 से ज्यादा अगर पर्सन है तो उसको उस एस्टेब्लिशमेंट को बोनस एप्लीकेबल हो जाएगा। बोनस में जो वेज सीलिंग थी कि 21,000 से कम अगर होगा ग्रॉस या बेसिक डीए तो उसको बोनस एप्लीकेबल होगा, वो अभी वेज कोड में डिफाइन नहीं किया गया है। जो हम रजिस्टर और रिकॉर्ड मैन्युअली मेंटेन करते थे वो अब इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं। और एनुअल रिटर्न के बारे में अभी तक वेज कोड में कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया है कि हम एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। अगर वेज कोड रूल के बारे में बात करें तो एज पर द रूल 46, अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करने के बाद अगर वो अपना पेमेंट रिसीव नहीं करता है या इन एनी कंडीशन अगर एम्प्लॉय ने उसका पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट के पास से कलेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में एम्प्लॉयर 6 महीने के बाद वो जो भी ड्यू पेमेंट है वो उसको विद इन 15 डेज सेंट्रल लेबर कमिश्नर को सबमिट कर देना रहेगा। और एज पर द रूल 55 और 57, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर उसके कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बोनस नहीं पे करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को टाइम टू टाइम उसके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देना रहेगा।
ताकि वो अपने वर्कर को सैलरी टाइम पे कर सके। ऑफेंस और पेनल्टी में भी इंक्रीज हुआ है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर लेस पेमेंट करता है तो उसका फर्स्ट ऑफेंस पे पेनल्टी 15,000 है। अगर रिपीटेटिव ऑफेंस करेगा 5 साल के अंदर तो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट और वो फाइन एक्सीड करके 1 लाख तक किया गया है, या फिर बोथ। कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी करेगा प्रोविजन की तो 20,000 फाइन है, और अगर रिपीटेटिव ऑफेंस करेगा तो 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट या फिर 40,000 फाइन या फिर बोथ। और अगर कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करेगा तो उसके लिए 10,000 का फाइन है। पहले हम अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग 10 से 12 रजिस्टर मेंटेन करते थे, वो अभी सारे रजिस्टर निकाल के फॉर्म अलग अलग जो मेंटेन करते थे वो अलग अलग फॉर्म निकाल के फॉर्म 1 to 6 फ्रेम कर दिया गया है। तो वेज रजिस्टर, ओवर टाइम, फाइन सबके लिए फॉर्म नंबर 1 मेंटेन करना है। एम्प्लॉय रजिस्टर के लिए फॉर्म 4 और वेज स्लिप के लिए फॉर्म 5, वैसे 1 to 6 फॉर्म डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट कोड है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को मर्ज किया गया है। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वर्कर की जगह अभी आईआर कोड के अंदर एम्प्लॉय वर्ड यूज किया गया है फॉर नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेबर लॉस फॉर एम्प्लॉयर एंड वर्कर। सो एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसकी वजह से वर्कर वर्ड निकाल के एम्प्लॉय वर्ड यूज किया गया है। पहले जो वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई थी वो अभी आईआर कोड के अंदर डिफाइन नहीं की गई है। जो वर्कर जिसकी सैलरी 18,000 से कम होगी उसी को वर्कर की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा। 18,000 से ऊपर के सैलरी होल्डर को वर्कर नहीं गिना जाएगा। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर सभी को एम्प्लॉयर गिना जाएगा। रेलवे की डेफिनेशन में मेट्रो रेलवे वर्ड ऐड किया गया है। और वेजिस की डेफिनेशन जैसे हमने कोड ऑन वेजिस में देखा वैसे आईआर कोड में भी वेज की डेफिनेशन सेम ही है। आईआर कोड में एक नया कंसेप्ट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो अभी कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, कोई नए एम्प्लॉय को फिक्स टर्म पे अपॉइंट कर सकता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को सभी बेनिफिट देने रहेंगे जैसे कि ग्रेजुइटी, लीव, वर्किंग आवर्स, सारे बेनिफिट के लिए वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय एलिजिबल होगा। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 साल से ज्यादा तक पीरियड के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय है तो वो ग्रेजुएटी के लिए भी एलिजिबल होगा। और फिक्स टर्म एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने पर उसको रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। वर्कर रीस्किलिंग फंड, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक रीस्किलिंग फंड डिजाइन करेगी जिसमें अगर एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर रहा है तो वो एम्प्लॉय की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 15 डेज का जो वेजेस होगा वो एम्प्लॉयर ये रीस्किलिंग फंड में सबमिट कराएगा। और आफ्टर द रिट्रेंचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय गवर्नमेंट वो रिट्रेंच एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन विद इन 45 डे पे करेगी। इंडस्ट्री की डेफिनेशन, तो इंडस्ट्री मीन्स any establishment तो जहाँ पे एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, कोई भी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा जिसमें कैपिटल इन्वेस्टेड होगी और कोई भी प्रॉफिट गेन हो रहा होगा तो वो सभी एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशल और फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज को इंडस्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी की सभी सर्विसेज को इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। टेम्पल है, सलून है, बार्बर शॉप है,
ग्रोसरी शॉप है, जहां पे भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई होगी और प्रॉफिट गेन हो रहा होगा, तो वो सभी एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री गिना जाएगा और उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एप्लीकेबल होगा। डिस्चार्ज डिसमिसल, अगर कोई एम्प्लॉयर डिस्चार्ज डिसमिसल या रिट्रेंच करता है या फिर टर्मिनेट करता है, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय को कोई भी डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट विद इन 2 ईयर वो डिस्प्यूट रेज कर सकता है। पहले ये लिमिट 3 ईयर की थी, जो अभी 2 ईयर कर दी गई है। तो 2 साल के अंदर वो एम्प्लॉय अपना कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो रेज कर सकता है। जिस किसी एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम वर्कर होंगे, उनको एक ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिटी बनानी पड़ेगी। वो कमिटी मेंबर की लिमिट पहले 6 थी, जो अभी 10 कर दी गई है। और ये कमिटी के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, उसमें से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर एम्प्लॉयर के भी रहेंगे और इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेंबर वर्कर के रहेंगे। ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा, उसका एवरी ईयर रोटेशन बेस पे वो चेयरपर्सन चेंज होगा। अगर कोई एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को सस्पेंड करता है, तो जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी खत्म नहीं होती, तब तक एम्प्लॉयर को उस सस्पेंडेड एम्प्लॉय को उसकी सैलरी वेजिस का 50% पे करना रहेगा 90 डेज तक, और उसके बाद 75% ऑफ वेजिस उसको, जब तक ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक अमाउंट उसको पे करनी रहेगी। ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन, वर्क 7 से ज्यादा वर्कर मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। 7 से कम मेंबर मिलकर ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। और जिस एस्टेब्लिशमेंट में 1 से ज्यादा यूनियन होंगे, तो वहां पे जो यूनियन में 51% से ज्यादा मेंबर अगर एम्प्लॉय मेंबर है, तो उस यूनियन को सोल नेगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक भी यूनियन में 51% से ज्यादा मेंबर एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में नेगोशिएटिंग काउंसिल का एम्प्लॉयर द्वारा नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगा एम्प्लॉयर, जिसके अंदर सभी यूनियन, जिस यूनियन में 20% से ज्यादा एम्प्लॉय मेंबर हो गए, वो सभी यूनियन में से एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा और इस हिसाब से नेगोशिएबल काउंसिल बनेगी। और फिर वो काउंसिल के मेंबर और एम्प्लॉयर मिलके कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो डिसीजन लेंगे। अगर किसी भी एम्प्लॉय को स्ट्राइक करनी है, किसी भी वर्कर को स्ट्राइक करना है, तो वो मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 60 डेज के अंदर नोटिस इश्यू करनी रहेगी एम्प्लॉयर को। और वैसे ही अगर किसी भी एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना है, तो उसको भी मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 60 डेज के पहले वर्कर को नोटिस देनी रहेगी। ये लिमिट पहले 2 वीक और 6 वीक थी, जो अभी मिनिमम 14 और मैक्सिमम 60 कर दी गई है। तो उतना टाइम पीरियड की नोटिस देने के बाद ही कोई भी वर्कर स्ट्राइक कर सकता है और कोई भी एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है। जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर 50 से कम वर्कर है, तो उनको लेड ऑफ की कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। जो इंटीमेशन देना होता है, जो भी लीगल प्रोसीजर करनी होती है, वो 50 से कम वर्कर हो गए, वो एस्टेब्लिशमेंट को लेड ऑफ की प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। 50 से ज्यादा वर्कर है, उसी को ले ऑफ की प्रोसेस फॉलो करनी है। स्टैंडिंग ऑर्डर, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 300 से ज्यादा वर्कर होंगे, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बना के गवर्नमेंट को सबमिट करना रहेगा। ये IR कोड जब कमेंसमेंट हो जाएगा, वो उस डेट से 6 मंथ के अंदर सभी एस्टेब्लिशमेंट को में जहाँ पे 300 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड है, वो सभी एस्टेब्लिशमेंट को स्टैंडिंग ऑर्डर बना के गवर्नमेंट को सबमिट करना रहेगा। पहले ये लिमिट 100 एम्प्लॉय की थी, जो अभी 300 कर दी गई है।
और उसके लिए अगर नहीं किया तो वो फाइन जो पहले 1 लाख था वो अभी 10 लाख कर दिया गया है। अगर ब्रीफ में बात करें तो अगर किसी भी एम्प्लॉयर को कोई भी कंडीशन में चेंज करना है तो वो नोटिस ऑफ चेंज तो 300 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो उनको गवर्नमेंट को पहले से नोटिस सबमिट करवानी पड़ेगी। 20 से ज्यादा वर्कर है तो ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिटी बनानी पड़ेगी। 300 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। 100 से ज्यादा वर्कर है तो वर्कर कमिटी बनानी पड़ेगी। अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो मस्टर रोल मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे हमने वर्कर रीस्किलिंग फंड के बारे में बात की, वैसे कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेच करता है तो उसको रिट्रेच करने से पहले उसको वर्कर रीस्किलिंग फंड में उसका वेजिस 15 डेज का सबमिट करना पड़ेगा। आगे के 2 कोड के बारे में आपको केर शाह ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। મારા મેડમ હા કરજો સવારે શનિવારે જ મળવા મારા એની અંદરમાં શીખો એચઓડી ને Thanks, Vaisali. હમણાં જ And RSM construction level so talented. Good evening, everyone. Myself Keyur Shah. Thanks everyone for join this webinar. अब हम बात करेंगे जो वेज कोड ऑन वेजिस और इंडस्ट्रियल रिलेशन के में माल मोकले तो You are on mute, sir. Mr. Keyur, you are on mute. या जो बेसिक एमिनिटीज एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने हैं इसके रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसमें आपको पता है कि जो एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन, बेसिक एमिनिटीज और वेलफेयर एमिनिटीज के लिए एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग अलग अलग 13 एक्ट थे पहले। फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, बीओसीडब्ल्यू एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, सीनियर वर्कर, बीडीएन सिगार वर्कर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, वो सारे एक्ट को मर्ज करके ये कोड बनाया गया है। अभी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड में फर्स्ट बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा और उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले माइंस एक्ट, बीओसीडब्ल्यू एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के लिए अलग अलग अथॉरिटी थी, अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉयर को डीलिंग करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन के लिए हो या रिटर्न भरने के लिए हो। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक डेटाबेस बनाएगी और कॉमन पोर्टल बनाएगी जिसमें एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन में सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। आइदर मेंस के हो, माइंस हो, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन हो या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन हो या बीओसीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन हो, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे रजिस्ट्रेशन वन टाइम हो सकते हैं। और फैक्ट्री में जो भी है, फिर से नए कोड में फैक्ट्री में जो ईटिंग होटल्स है, रेस्टोरेंट है, ईटिंग प्लेस है या आईटी कंपनी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर है उसको नए कोड में भी एक्सक्लूड ही रखा गया है, मतलब वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में फॉल नहीं होंगे। सेकंड थिंग, जो एप्लीकेबिलिटी है फैक्ट्री या जो हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है उसकी एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा चेंज किया गया है। अर्लियर जो विथ हेड ऑफ पावर जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी वहाँ 10 एम्प्लॉय पे भी फैक्ट्री और माइंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता था, जिसको बढ़ा के अभी 20 एम्प्लॉयज किया गया है। और सेकंड थिंग, जो विदाउट एड ऑफ पावर जो भी फैक्ट्री या माइंस या एस्टेब्लिशमेंट थी वहाँ पे 20 एम्प्लॉयज के पे एप्लीकेबल होता था, उसको नए कोड में 40 एम्प्लॉयज किया गया है।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्करों को भी इंक्लूड किया गया है। सेकंड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक में मेजर चेंजेस ये किया गया है कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर एक ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पान इंडिया में वेरियस लोकेशन पे अगर मैन पावर सप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग लेबर लाइसेंस अलग अलग अथॉरिटी या कॉन्सर्न डिपार्टमेंट से लेने के बजाय वो एक सेंट्रलाइज एक ही लेबर लाइसेंस से वो एक ही लेबर लाइसेंस मल्टीपल लोकेशन पे मैन पावर सप्लाई कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू वन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अलग अलग ऑर्डर होंगे तो नहीं। अगर एक ही वर्क ऑर्डर पे अगर पान इंडिया में मल्टीपल लोकेशन पे कॉन्ट्रैक्टर लेबर सप्लाई करता है तो एक ही लेबर लाइसेंस वो सेंट्रलाइज ले सकता है। एक मेजर चेंजेस नया कोड में ये किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कि लेबर लाइसेंस पहले आपको पता है कि मैक्सिमम लेबर लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल ही थी, जो अभी बढ़ाकर 5 साल की गई है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या है। अगर वो ड्यूरेशन 5 साल तक का या उससे ज्यादा है तो 5 साल तक का भी लेबर लाइसेंस मिल सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बार बार हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा लेबर लाइसेंस, और बार बार लेबर ऑफिस या वहां कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़े। तो एक बड़ा रिलैक्सेशन एक कॉन्ट्रैक्टर को और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दिया गया है नए कोड में। और एक है कि एप्लीकेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो पहले अर्लियर सेंट्रल स्पीयर में 20 एम्प्लॉयज की थी, बहुत सारे स्टेट में जैसे गुजरात में पहले 10 एम्प्लॉयज थी, महाराष्ट्र में पहले 20 एम्प्लॉयज थी, अब कॉमनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पान इंडिया पे 50 एम्प्लॉयज कर दी गई है। मतलब कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंपनी 50 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल होगा, तभी उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। और पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्टर 50 और मोर एम्प्लॉइज अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का डेप्यूट करता है तभी उसको लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अदरवाइज 40 अप टू 49 एम्प्लॉइज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अप टू 49 एम्प्लॉइज मैन पावर प्रोवाइड करता है तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आगे भी जो था नए कोड में भी सेम जो भी वेलफेयर एमिनिटीज है लाइक कैंटीन, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर और फर्स्ट एड बॉक्स वो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड कराने होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर उसके लेबर को प्रोवाइड नहीं कराता है तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी। सेकंड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो भी वेजेस पेमेंट है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी। और एक मेजर चेंजेस नए कोड में ये किया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सैलरी पेमेंट जो है बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक मोड ही थ्रू करना है। मतलब जो पहले कैश पेमेंट करते थे वो अब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्सिंग है जो उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर रखी गई है। सेकंड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है नए कोड में वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे, बट अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर रखती है या कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय डेप्यूट कराती है तो फिर वो नया कोड में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। न्यू डेफिनेशंस, नए कोड में बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई है जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट या जो भी अदर एक्ट्स थे उसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये सब सारे उनके जो डेफिनेशन थे ही थे, लेकिन ये जो ग्रीन कलर में हमने जो कुछ दिखाई है जैसे कि कोर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस, मशीनरी, मेट्रो रेलवेज, एम्प्लॉयर, ऑडियो विजुअल वर्कर, ये नई डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस की गई है नए कोड में। उसके रिगार्डिंग हम आगे थोड़ा बात करेंगे। ऑडियो विजुअल वर्कर्स मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी टेलीविजन सिनेमा में सीरियल्स, रियलिटी शो, टॉक शो, उसमें जो भी आर्टिस्ट काम करते हैं, स्टंट काम करते हैं, टेक्निकल पर्सन है, सुपरवाइजरी वर्कर है, सुपरवाइजर है या ऑडियो विजुअल वर्कर है, उनको भी अब सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर कर दिया गया है, नए कोड में कवर कर दिया गया है। मतलब उनको भी सारे जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी, बेसिक एमिनिटीज और वेलफेयर एमिनिटीज है वो उनके जो भी एम्प्लॉयर है उनको प्रोवाइड करानी होगी। कोर एक्टिविटी, जैसे कि आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में पता है कि कोर एक्टिविटी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में डिफाइन नहीं था, लेकिन आपको पता हो कि जो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट उनकी जो कोर प्रोडक्ट है वो कोर प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो डेप्यूट नहीं कर सकते थे।
कंपलसरी कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एस्टैब्लिशमेंट को अपने पेरोल पे ही एम्प्लॉय रख सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां रंगी रख सकते थे। तो वो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कोर एक्टिविटी का कोई डेफिनेशन या क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन नए कोड में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो भी एसेंशियल और नेसेसरी एक्टिविटी जो है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री हो या शॉप हो या माइंस हो या फैक्ट्री हो, तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो नहीं रख सकते हैं। हाँ, जो भी अदर एक्टिविटीज है, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, लोडिंग अनलोडिंग, कैंटीन मेंटेनेंस, लॉन गार्डन, उनका मेंटेनेंस रखना करना है, और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रू कर सकते हैं और उनको नॉन कोर एक्टिविटी में गिना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय सेम एज इट इज जो वेज कोड बिल में है या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में है, सेम एडिज रखी गई कि जो भी स्किल्ड, सेमी स्किल, अनस्किल्ड, टेक्निकल पर्सन, सुपरवाइजर, मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेशनल वर्क कोई भी करता है या क्लरिकल वर्क करता है, वो सारे पर्सन एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर्ड हो जाएंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में एक नया प्रोविजन आया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दो पार्ट कर दिए गए हैं। पहले आपको पता है कि जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें फैक्ट्री प्लान लाइसेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट भी इश्यू करती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही फैक्ट्री एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट करती थी। अभी जो भी एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लाइक पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, मोबाइल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, कोल माइंस या अदर मेटल माइंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज है और उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो उनके जो भी ये नए कोड में उनका जो भी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स या उनका इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट जो होगा सेल एफटीएल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बाकी जो भी इंडस्ट्रीज है उनका वो जो है वो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। सेकंड थिंग, वर्कर का डेफिनेशन। वर्कर का डेफिनेशन में थोड़ा रिवीजन किया गया है, जिसमें सुपरवाइजरी कैपेसिटी और वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज को भी जिसकी सैलरी अप टू 18,000 है, उनको भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। 18,000 થી નીચે હોય 18,000 स्टेट माइग्रेंट वर्कर હોય તો પણ વર્કર કહેવાય। इंटरस्टेट माइग्रेंट उनके भी डेफिनेशन में थोड़ा चेंज किया गया है और उनकी सैलरी जो वेज सीलिंग लिमिट है उसको 18,000 पर मंथ की गई है। मतलब जो जिसकी भी वेजेस पर्सन के एम्प्लॉय की वेजेस अप टू 18,000 है, वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में फॉलो हो जाएगा। सेकंड थिंग, जो भी इंटरस्टेट माइग्रेंट को रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना था, वो प्रोविजन रिमूव कर दिया गया है। जो पुराने ISMW एक्ट में था उसको नए कोड में रिमूव कर दिया गया है। सेकंड थिंग, एम्प्लॉयर को जर्नी अलाउंस इंटरस्टेट माइग्रेंट को वर्कर को देना होगा जब भी वो साल में कभी भी नेटिव प्लेस जाना चाहे, उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयर को उसको अलाउंस देना होगा। हाँ, वो अलाउंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितना सर्विस पीरियड होना चाहिए, उसकी पीरियडिसिटी क्या होगी, क्लास ऑफ जर्नी क्या होगा, वो अभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाद में नोटिफाइड करेगी। एनुअल लीव विथ वेजेस, जैसे कि हम जानते हैं कि लीव विथ वेजेस फैक्ट्री एक्ट में पहले जो कैलेंडर ईयर में कोई भी एम्प्लॉय 240 डेज काम करता था तभी वो एनुअल लीव विथ वेजेस के लिए या अर्न लीव के लिए एलिजिबल था। नए कोड में उसको घटा के 180 डेज कर दिया गया है। सेकंड थिंग, अर्न लीव के लिए जो कैलकुलेशन है वो सेम है। जो भी एडल्ट एम्प्लॉय है फैक्ट्री में या शॉप फैक्ट्री में, तो उसका 20 प्रेजेंट डेज पे एक अर्न लीव उसको क्रेडिट होगा। बट जो भी एडोलेसेंट वर्कर है या जो किशोर वय के एम्प्लॉय है या माइंस में एडल्ट हो या नॉन एडल्ट हो, उनके लिए अर्न लीव का क्राइटेरिया 15 डेज प्रेजेंट डेज पे एक अर्न लीव मिलेगा। नए कोड में एक क्लैरिटी ये भी दी गई है कि जो भी एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉयर ले ऑफ करता है या फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव देते हैं या कोई एम्प्लॉय एनुअल लीव पे जाता है, तो वो सारे लीव पीरियड जो है वो 180 डेज में काउंट होंगे। बट जो अर्न लीव के लिए कैलकुलेशन करना है 20 प्रेजेंट डेज में, उसमें वो काउंट नहीं होंगे। तो एक क्लैरिटी नए कोड में दी गई है जो पहले फैक्ट्री एक्ट में क्लैरिटी नहीं थी। सेकंड थिंग, कोई भी हॉलीडेज जो एम्प्लॉयर ने प्री डिफाइंड की हुए लिस्ट ऑफ हॉलीडे में, अगर वो हॉलीडे वर्कर के लीव पीरियड में बीच में आती है इन बिटवीन, तो उसको लीव में नहीं गिनाया जाएगा। सेकंड, और एक चीज है कि एनुअल लीव विथ वेजेस में कोई भी एम्प्लॉय कैलेंडर में इन बिटवीन ज्वाइन होता है
तो ज्वाइनिंग से लेके ईयर एंड तक में जितने भी टोटल डेज है उसके अगर 1/4 मीन्स के 25% डेज अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो एनुअल लीव विथ वेजेस के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। उसके लिए मीन्स के कैलेंडर ईयर में इन बिटवीन अगर कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसके लिए 180 डेज का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबल क्राइटेरिया, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बैलेंस डेज जो भी होंगे कैलेंडर ईयर्स में, वो बैलेंस टोटल डेज के 25% उनकी प्रेजेंट होनी चाहिए। उस बेस पे उसको एनुअल लीव वेजेस में एलिजिबल हो जाएगा। वेलफेयर फैसिलिटीज, हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में स्पेसिफिकली जो भी एम्प्लॉय वर्कर के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज जो भी देनी है, कुछ कॉमन है, कुछ क्लैरिटी भी नई कुछ क्लोज भी गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं। वॉशिंग फैसिलिटी जो भी मेल और फीमेल के लिए सेपरेट और एडेक्वेट और सेपरेट प्रोवाइड करनी होगी। बाथिंग और लॉकर रूम भी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेटली प्रोवाइड कराने होंगे। एम्प्लॉय को क्लोथ्स जो भी एक ड्यूटी आवर्स पे और नॉन ड्यूटी आवर्स पे जो भी क्लोथ्स है उसको बदलने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक स्पेस भी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी होगी। और एक चीज है कि सीटिंग अरेंजमेंट, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा है जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसको कंटिन्यूस 8 आवर्स या कंटिन्यूस 5 आवर्स अगर मशीन पे खड़े रहकर काम करना है तो उसको सीटिंग अरेंजमेंट भी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी होगी। ये एक नया प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है ये कोड में। कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होगी जहां पे 100 और मोर वर्कर्स है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। इन केस ऑफ माइंस, अगर माइंस है तो वहां पे जो भी एम्प्लॉइज काम करेगा माइंस में उनका टाइम टू टाइम पीरियोडिकली उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के पहले, और स्पेसिफिक इंटरवल्स पे जब भी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी स्पेसिफिक इंटरवल्स पे उसका टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स एज इट इज एडेक्वेट फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड कराने होंगे, वो भी रेडीली एक्सेसिबल हो सारे वर्कर्स को उस तरह से। वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशंस में ये सारे क्लॉज ऐड किए गए हैं। वर्किंग आवर्स, वीकली रेस्ट डे, वर्किंग टाइम, एनुअल लीव, ओवर टाइम, इंटरवल्स, नाइट शिफ्ट। वर्किंग कंडीशन में जो भी वीकली रेस्ट है, आवर्स ऑफ वर्क है, एनुअल लीव विद वेजेस है, डेली एंड वीकली वर्किंग डेज है और लीव, ये सारे क्लैरिफाई किए गए हैं जिसमें क्लियर है कि कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर को 8 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, बट उसमें जो भी इंटरवल्स या रेस्ट जो भी है उसका पीरियड कितना होना चाहिए मैक्सिमम और स्प्रेड ओवर कितना होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स में उसके अपने रूल्स में नोटिफाइड लेटरली नोटिफाइड करेगी। मतलब वर्किंग आवर्स और उसके साथ में जो भी लंच आवर्स है, रेस्ट आवर्स है और मैक्सिमम कितना स्प्रेड अगर हम करवाना चाहे ओवर टाइम तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी अभी ये कोड में नहीं दी गई है एक्ट में, लेकिन बाद में जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रूल्स में उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दी जिसमें एक क्लैरिफाई हो जाएगा। और अगर डिफरेंट क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है और एम्प्लॉइज है तो उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग आवर्स डिफर कर सकती है, वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो एज इट इज डबल रेट ऑफ वेजेस से देना पड़ेगा ओवर टाइम। और नए कोड में एक बात कंपलसरी रखी गई कि कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर को 6 दिन से ज्यादा कंटिन्यूस काम एम्प्लॉयर नहीं करा सकता है, हाँ एक्सेप्ट मोटर ट्रांसपोर्टर वर्कर्स। और एक मेजर रिफॉर्म्स का ये या मेजर चेंजेस जो भी है ये हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में नया ये ला गया है कि पहले फैक्ट्री और माइंस एक्ट में क्लियर था कि फीमेल एम्प्लॉइज शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं कर सकती थी, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। नए कोड में अगर वुमन एम्प्लॉय का कंसेंट है तो एम्प्लॉयर उनको शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भी मतलब नाइट आवर्स में भी काम करवा सकते हैं, बट उसके रिगार्डिंग कॉन्सर्न जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उनसे अप्रूवल भी लेना होगा और उनकी जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी और रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस होगी उसको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में ये सारे रजिस्टर रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स मेंटेन करने होंगे एम्प्लॉयर को।
खास एक चीज स्पेसिफिक नोट करनी होगी कि अपॉइंटमेंट लेटर अभी कंपलसरी कर दिया गया है। पहले जितने भी कोई भी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो, फैक्ट्री एक्ट हो, या जो भी एक्ट हो, या इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर हो, उसमें कहीं पे भी स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए। लेकिन ये नए कोड में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय या वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर कंपलसरी देना होगा। की चेंजेस, जो भी वेलफेयर एमिनिटीज है, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड और बेसिक एमिनिटीज के रिलेटेड, उसमें क्राइटेरिया जो पहले थे फैक्ट्री एक्ट और माइंस एक्ट और बीओसीडब्ल्यू एक्ट में, उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इस प्रकार है, जो भी कैंटीन्स है पहले 250 और उससे ज्यादा वर्कर हो तभी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी होगी। अभी नए कोड में जो है 100 वर्कर पे भी कंपलसरी हो गया है कि कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। शेल्टर और रेस्ट रूम पहले 100 मिनिमम 150 वर्कर्स पे ही एप्लीकेबल था। अब यो अगर कोई भी फैक्ट्री या माइंस या बीओसीडब्ल्यू में 50 वर्कर्स भी अगर काम करते हैं तो शेल्टर और रेस्ट रूम एम्प्लॉयर को कंपलसरी प्रोवाइड कराना। क्रिचिस फैसिलिटीज पहले 30 वुमन वर्कर्स तब अगर काम करती है तभी एप्लीकेबल था, उसके बदले वो क्राइटेरिया निकल के 50 वर्कर्स कर दिया गया है। उसमें थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन वुमन वर्कर्स जो स्पेसिफिकली था वो निकाल दिया गया है। सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर पहले जब जो फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजन था कि मिनिमम 1000 वर्कर के ऊपर ही एप्लीकेबल था, 1000 या उससे ज्यादा वर्कर अगर फैक्ट्री में काम करे तभी सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना था। उसको अभी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम कर दिया गया है। अगर कोई भी फैक्ट्री में 500 वर्कर्स भी काम करते हैं तो उनको एक सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी रखना होगा। अगर कोई फैक्ट्री हजार्डस प्रोसेस है या हजार्डस एक्टिविटी है उसमें जहाँ पे बहुत क्रिटिकल है या एम्प्लॉय की सेफ्टी को ज्यादा ये हो सकता है क्रिटिकल है, तो वहाँ पे 250 वर्कर्स में भी सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा एम्प्लॉयर को कंपलसरी। जो भी एस्टेब्लिशमेंट बीओसीडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री या नॉन फैक्ट्री, तो उसमें 250 वर्कर्स में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है। हाँ, माइंस जहाँ पे कॉल माइंस है या नेचुरल रिसोर्सेज है या मेटल माइंस है, वहाँ पे 100 वर्कर्स के ऊपर 100 वर्कर्स के ऊपर मिनिमम 100 वर्कर्स भी हो तो भी सेफ्टी ऑफिसर उनको अपॉइंट करना होगा। वेलफेयर ऑफिसर पहले 500 वर्कर्स के ऊपर था, जो अभी घटा के 250 वर्कर्स कर दिया गया है। मतलब अभी 250 वर्कर्स भी कोई फैक्ट्री या माइंस में काम करते हैं तो कंपलसरी उनको वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कोई भी एम्प्लॉइज या वर्कर की ऑन ड्यूटी एराइजिंग आउट ऑफ सर्विस अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो एम्प्लॉयर को जो इम्प्रिजनमेंट है वो बढ़ा के कितना 5 साल कर दी गई है और फाइन जो है अप टू 5 लाख कर दी गई है। ये कोड में एक गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक एक डायरेक्शन दी है, जो भी एम्प्लॉयर फाइन्स जो भी पर्टिकुलर कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के में जमा कराता है, कोई अगर कोई एम्प्लॉय का फैटल हो गया, डेथ हो गया, तो वो फाइन का 50% उसके एम्प्लॉय के जो भी नॉमिनी है या फैमिली मेंबर्स है उनको एज ए कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जो पहले फैक्ट्री या माइंस एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था, ये नया प्रोविजन इंक्लूड किया गया है ताकि एम्प्लॉय के फैमिली को थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है उसमें जो भी प्रोविजन है उसके वायोलेशन पे जो पेनल्टी है वो कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख कर दी गई है। सेकंड थिंग, अगर एम्प्लॉय भी कोई वायोलेशन करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड कोई गाइडलाइंस या जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसको भी मिनिमम अप टू 10,000 रुपीज फाइन एम्प्लॉय को भी हो सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, नए कोड में एक नया प्रोविजन है कि एम्प्लॉय के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं। अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि उसकी हेल्थ को जो है फैक्ट्री या माइंस में काम कर रहा है वहां पे जो वर्किंग कंडीशन है, जो उसकी हेल्थ और सेफ्टी को कॉम्प्लाइंस नहीं है, एम्प्लॉयर ने प्रॉपर कॉम्प्लाइंस नहीं किया है या उसकी जान को खतरा है उस तरह से या एक्सीडेंट होने की संभावना है, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय को लग रहा है तो सीधे
जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर या माइंस इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, उसको वो रिपोर्ट कर सकता है कि भाई यहाँ पे ये फैक्ट्री या माइंस है, वहाँ पे जो काम वर्किंग कंडीशन है वो अनसेफ है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। और एम्प्लॉय या तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने प्रॉपर पीपीई प्रोवाइड नहीं करा दी हो, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, जो भी एम्प्लॉय को वर्कर को प्रोवाइड करना चाहिए, अगर वो नहीं प्रोवाइड किया है या वर्किंग कंडीशन हेल्थी नहीं है तो वो एम्प्लॉय रिपोर्ट कर सकता है। और ये राइट्स दिया गया है नए कोड में एम्प्लॉयज को। दूसरा, फैक्ट्री एक्ट और माइन टैक्स में जो भी स्टेट और सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड थी वो निकाल दिया गया है, उसके बदले डेजिग्नेटेड अथॉरिटी डिफाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड। जैसे कि हम जानते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी ईपीएफ एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बीयूएसडब्ल्यू सेस एक्ट और अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऑलरेडी एम्प्लॉयज को दिया जाता है। लेकिन ये सारे जो भी 9 सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उनको मर्ज करके गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट किया है। उसमें क्या क्या प्रोविजन है हम थोड़ा आगे देखेंगे। उसकी एप्लीकेबिलिटी आप देख सकते हैं, सेम एज इट इज ईपीएफओ के लिए सेम है, ईएसआईसी के लिए 10 और मोर एम्प्लॉइज पान इंडिया पे सेम कर दी गई है। कुछ स्टेट्स में अभी तक 20 थी, उसको भी अब 10 और मोर एम्प्लॉइज हो, आइदर माइंस हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, तो कॉमनली यूनिवर्सली पान इंडिया पे 10 और मोर एम्प्लॉइज पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड थिंग, जो भी फैक्ट्री या माइंस जहाँ पे हजार्डस एक्टिविटी है, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी है, जो भी फैक्ट्री या माइंस में, तो वहाँ पे इवन 1 एम्प्लॉय भी हो तो भी ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक नया प्रोविजन है नया सोशल सिक्योरिटी कोड में, जो कि स्पेसिफिकली एम्प्लॉय और वर्कर के हेल्थ, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, कैश बेनिफिट है, जो भी ईएसआई एक्ट में प्रोविजन है वो प्रोवाइड करा सके, इसके लिए ये नया प्रोविजन इंक्लूड किया गया है। ग्रेजुएटी एक्ट सेम एज इट इज 10 और मोर एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैटरनिटी बेनिफिट भी 10 और मोर एम्प्लॉइज अगर काम कर रहे हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, जो भी कंपनी या एम्प्लॉयर्स और जो भी एम्प्लॉयज ईएसआई एक्ट में कवर्ड नहीं है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, ये कोड में जो भी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट के रिलेटेड प्रोविजन है वो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो भी एस्टेब्लिशमेंट बीओसीडब्ल्यू में कवर्ड है तो बीओसीडब्ल्यू सेस एक्ट में बाय डिफॉल्ट कवर्ड हो जाएंगे। सेकंड थिंग, सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज वर्कर, ये एक नया फंडा है कहिए या एक नया गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया है जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो भी है, जो भी उसको भी सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर कर दिया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में हम आगे थोड़ा देखेंगे। गीग वर्कर, गीग वर्कर की अब ये देखिए, मैं हमने जो आगे बात की गीग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, गीग वर्कर ऐसे है जो ट्रेडिशनली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, मतलब जो भी वर्कर या इंडिविजुअल पर्सन इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट करके फ्रीलांसर है, जो भी वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड है और प्रोजेक्ट बेस या असाइनमेंट बेस और ऐप बेस अगर कोई एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है या शॉर्ट टर्म या स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम कर रहा है तो उसको गीग वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और इस गीग वर्कर में अगर फूड डिलीवरी सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, उनको भी अब गीग वर्कर की डेफिनेशन में कवर कर दिया गया है और नए सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है उसमें उनको भी कवर कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म वर्कर मींस जो भी इंडिविजुअल पर्सन ऑनलाइन कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कोई भी काम कर रहा है और उसको स्पेसिफिक सेवा सर्विस दे रहा है इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, और वो अगर उसको सर्विस के लिए पेमेंट ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन से तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है और उनको भी, वो सारे पर्सन को भी सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर कर दिया गया है नए कोड में। ये हमारे कंट्री में पहली बार हो रहा है। जो एप्लीकेशन बेस्ड असाइनमेंट्स है, जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको भी एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में डिफाइन किया गया है और उनको भी सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर कर दिया गया है।
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, सोशल सिक्योरिटी कोड में जो भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट के रिलेटेड जो भी स्कीम है उसमें एक रिफॉर्म्स ये लाया गया है कि आपको जैसे भी पता है कि पहले ईपीएफ में डिपार्टमेंट कोई भी इंस्पेक्शन या असेसमेंट या 7A में केस करते थे तो उसका कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड लिमिट नहीं था, वो चाहे तो 5 साल 10 साल 8 10 15 साल का भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता था, क्योंकि ईपीएफ एक्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं थी असेसमेंट के लिए। तो नए कोड में ईपीएफ में जो है लिमिटेशन मैक्सिमम 5 साल की रखी गई है, मतलब ईपीएफ डिपार्टमेंट 5 साल से पुराने रिकॉर्ड एम्प्लॉयर के पास से नहीं मांग सकता है, इधर इंस्पेक्शन के लिए, असेसमेंट के लिए, कोई भी चीज के लिए। और जो भी इंक्वायरी होगी, इंस्पेक्शन हो, 7A केस अंडर सेक्शन है में जो भी कोई असेसमेंट हो रहा है तो उसमें इंक्वायरी को 2 साल के अंदर कंक्लूड कर देना है। मतलब इसको कहे कि कोई अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पेंडिंग नहीं रख सकता है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 साल में इसको कैसे भी करके इंक्वायरीज को कंक्लूड करे। आधार पे रजिस्ट्रेशन एज इट इज, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन जो भी करना है, यूएन नंबर, पीएफ नंबर रजिस्ट्रेशन करना है तो आधार बेस ही होना है, आधार कार्ड कंपलसरी है। ईपीएफओ नया सिस्टम इंक्लूड करेगा, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी सिस्टम है, उसको इस तरह से डिजाइन करेगा जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, शॉप ओनर है, रिक्शा ओनर है, या जो इंडिविजुअल कोई एजेंट है या इंडिविजुअल एम्प्लॉयर है, बिजनेसमैन है, उसको भी ईपीएफओ के सोशल सिक्योरिटी कवर में कवर किया जाएगा, और वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जमा करा सकता है। इस तरह का प्रोविजन नए कोड में लाया गया है। इसके रिगार्डिंग क्या किस तरह से होगा वो डिपार्टमेंट आगे नोटिफाई करेगा, उस हिसाब से पता हम आगे जब भी दूसरा कोई वेबिनार होगा तो हम आप इसके बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। पेनल्टी अमाउंट जो भी है ईपीएफ एक्ट में बढ़ा के 10,000 से लेके 1 लाख तक कर दी गई है। इम्प्रिजनमेंट जो है 1 साल से लेके 3 साल तक कर दी गई है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं कराता है तो। कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल से लेके 5 साल और फाइन 3 लाख तक बढ़ा दिया गया है। ईएसआईसी स्कीम में एक नया स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं, या किसी को नहीं भी पता हो तो बता दो कि ईपीएफ एक्ट में 20 से अगर कम एम्प्लॉइज है तो भी वॉलेंटरी कंपनी ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कर सकती थी, जो पहले ईएसआई में प्रोविजन नहीं था। नए सोशल सिक्योरिटी कोड में एक नया प्रोविजन लाया गया है, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट 10 से कम एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयर और मेजोरिटी एम्प्लॉइज अगर एग्री है ईएसआई में कवर्ड के लिए वॉलेंटरी, तो कंपनी अपने आप को वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकती है। उसमें 10 एम्प्लॉय का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। और जैसे कि आगे पता है कि हजार्डस ऑक्यूपेशन है तो वहां पे सिंगल एम्प्लॉय पे भी ईएसआई एक्ट और उसकी जो भी स्कीम है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकंड थिंग, ईएसआई एक्ट एक मेजर रिफॉर्म्स या कहिए कि मेजर एक्सपांशन करने जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने एक अपना टारगेट दिया है सारे स्टेट गवर्नमेंट को कि पूरे पान इंडिया में जितने भी 740 डिस्ट्रिक्ट है उसको पूरी तरह से 100% ईएसआईसी इम्प्लीमेंट करना है, और उसकी डेडलाइन दी गई है मार्च 2021। तो मार्च 2020 में सारे जितने भी अपने स्टेट है 31 स्टेट और सारे जो भी 7 यूनियन टेरिटरीज है उनको गाइडलाइंस दे दी गई है कि ईएसआईसी के जो भी मेडिकल और कैश बेनिफिट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है उसके ऊपर काम चालू कर दे, ताकि अप्रैल 2021 से पान इंडिया पे सारे डिस्ट्रिक्ट को ईएसआई एक्ट और स्कीम में कवर किया जा सके। एक मेजर चेंजेस ये भी है ईएसआई स्कीम में कि गीग वर्कर्स, जो हमने आगे बात की, गीग वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और उनके जो भी वर्कर्स है उनको भी ईएसआई एक्ट और स्कीम में लिंक किया जाएगा। मतलब वो लोग भी अपना ईएसआई में बेनिफिट लेने के लिए जो भी उसका कंट्रीब्यूशन करना है, इधर डायरेक्टली और उनके जो भी एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजर जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन हो या फिक्स टर्म पे हो या शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हो, तो उनको भी ईएसआई का बेनिफिट मिल सकेगा। इधर कैश बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, डिपेंडेंट क्लेम, जो भी फैसिलिटीज है उनको भी प्रोवाइड की जाएगी। एक नए कोड में ईएसआई एक्ट में एक नया प्रोविजन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर डिफॉल्ट होता है, एम्प्लॉय का ईएसआई कंट्रीब्यूशन नहीं भरता है, तो भी अगर वो एम्प्लॉय ईएसआई एक्ट और स्कीम में कवर्ड होता है तो ईएसआई डिपार्टमेंट को उस एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट और स्कीम है वो उसको प्रोवाइड करानी होगी, अगर वो एम्प्लॉय एलिजिबल होता है तो।
और उस मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, वो बहाना निकाल के ईएसआई डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को देनी नहीं कर सकते कोई भी बेनिफिट देने के लिए। हाँ, वो जो भी बेनिफिट अगर ईएसआई डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, अगर एम्प्लॉयर ने वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो ईएसआई डिपार्टमेंट जो भी सच अमाउंट है वो एम्प्लॉयर के पास से रिकवर कर सकती है विद इंटरेस्ट एंड डैमेजेस। एक बहुत बड़ा प्रोविजन है, बहुत बड़ा चेंजेस ये दिया गया है और ईआईपी और ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय एलिजिबल होता है ईएसआई बेनिफिट के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर उसको कंट्रीब्यूशन नहीं भरता है कंप्लायंस कॉस्ट से बचने के लिए। तो ऐसे में एक नया प्रोविजन नए कोड में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले भी बताया कि ईएसआई का वॉलंटरी रजिस्टर अलाउड कर दिया गया है और अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। और एक ये है कि जो भी वुमन मैटरनिटी बेनिफिट मैटरनिटी लीव पे जाती है तो उसको जो मेडिकल बोनस 3,500 रुपीज एम्प्लॉयर को देना पड़ता था, वो उसमें जो अपर लिमिट थी 20,000 वो अभी निकाल दी गई है। तो एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट ईएसआईसी डिपार्टमेंट जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करेगी वो हिसाब से मेडिकल बोनस देना पड़ेगा। ग्रेजुइटी सोशल सिक्योरिटी कोड में ग्रेजुइटी में एज इट इज परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है, 5 ईयर्स ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बीच में सोशल सिक्योरिटी सोशल मीडिया पे आ रहे थे कि भाई 1 साल पे भी एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएगा, वो सब गलत है। हाँ, लेकिन एक चीज है, कोई भी एम्प्लॉय को अगर एस्टेब्लिश एम्प्लॉयर ने फिक्स टर्म पे रखा है, जो उसकी प्री डिसाइडेड कंडीशन है कि एम्प्लॉय को फिक्स टर्म पे रखा है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, अगर उनको प्री डिसाइडेड है और उसकी अपॉइंटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि ये पहले से ही डिसाइड है कि भाई फिक्स टर्म में रहेगा ये एम्प्लॉइज, तो उसके लिए ग्रेजुइटी का क्राइटेरिया 5 साल नहीं होगा। और वो एम्प्लॉय अगर उसने कम से कम एक एम्प्लॉयर के 1 साल भी काम किया तो उसको 1 साल की भी ग्रेजुइटी देनी पड़ेगी, और 1 साल से ज्यादा जो भी काम किया वो हिसाब से जो भी ग्रेजुइटी एक्ट में प्रोविजन है वो हिसाब से ग्रेजुइटी देना पड़ेगा। मीन्स के फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए ग्रेजुइटी का क्राइटेरिया चेंज किया गया है और उसके लिए 5 इयर्स का लागू नहीं होगा। जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके लिए ग्रेजुइटी क्राइटेरिया जो 5 साल का तो उसको घटा के 3 साल कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, जैसे कि हमको पता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, उसमें जो भी हमको देना पड़ता था वो सेम रखा गया है और उसको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज ये कर दे। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन, बीओसीडब्ल्यू और ऑर्गेनाइजर वर्कर्स, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट और बीओसीडब्ल्यू सेस एक्ट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाएगी जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है या सेक्टर है उसको कवर करने के लिए। उसमें गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, वो सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर्ड हो जाएंगे। और उसके सोर्स ऑफ फंड के लिए मे भी पॉसिबल हो कि जो अभी कॉर्पोरेट लॉ में जो भी प्रोविजन है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी लॉ में जो भी प्रोविजन है उसको शायद डाइवर्ट किया जाए, जो कंपनी को 2% ऑफ प्रॉफिट देना पड़ता था वो शायद इसमें कंपलसरी कर दिया जाए कि वो एम्प्लॉयर को इसी में फंड में देना हो। और गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बना सकती है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये सारी स्कीम इंप्लीमेंट की जा सके। सेकंड थिंग, एक मेजर रिफॉर्म्स गई है, मेजर चेंज गई है, जो भी एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर मींस हम जानते हैं जैसे कि ये नई ई कॉमर्स कंपनियां हैं या ऑनलाइन जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक ओला, कैब, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जो कि एक एग्रीगेटर के तौर पे काम करती है कस्टमर और उसके बीच में, तो उसको भी अब सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर कर दिया गया है। तो ऐसी ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली जो भी कंपनी है उसको भी इस नए सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर कर दिया गया है। उनको भी अब सोशल सिक्योरिटी में उसका जो भी एनुअल टर्नओवर है उसका 1 या 2% गवर्नमेंट में जमा कराना होगा, ताकि ये जो भी गीग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है या अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जा सके। हाँ, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी गई है कि एग्रीगेट वर्कर जो भी गीग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर उसको जो भी पेमेंट देते उसके 5% से ज्यादा नहीं हो।
इसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। तो एक मेजर रिफॉर्म्स है। और ये मैं एडिशनल भी बात बता दूं कि अभी ईएसआई और पीएफ या जो भी सोशल सिक्योरिटी अपने जो भी एक्ट है उसमें मैक्सिमम 6 या 7 करोड़ लोग सिटीजन या एम्प्लॉइज कवर्ड होते हैं। अगर ये नया सोशल सिक्योरिटी कोड इंप्लीमेंट हो जाता है तो करीब करीब ऐसा अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ सिटीजन इसमें कवर्ड होंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, गीग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स होने जा रहा है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है सबके लिए और एक बेनिफिट भी है सबके लिए कि सब लोग सोशल सिक्योरिटी में कवर्ड हो जाते हैं। तो जो भी उनका रिटायरमेंट बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, या कोई भी काम करते हुए कोई भी फेटल या नॉन फेटल एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो भी कॉम्पेंसेशन है वो सबको मिल सके। जो अभी फिलहाल ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉइज है वही कवर्ड है, तो अभी ये नेट बढ़ा के 40 या 45 करोड़ सिटीजन तक ले जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है क्योंकि હવે કેટલી भी તમારી तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेने जा रही है ये सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत। की डेफिनेशन सुपरएनुअस की जो भी डेफिनेशन सेम एडिस रखी गई है कि एज फिक्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन ऑफ सर्विस में रखी गई है, सुपरएनुअस वही रहेगा। कैरियर सेंटर एम्प्लॉयमेंट एक्शन में जो भी प्लेस है या पोर्टल है उसको कैरियर सेंटर के तौर पे दिया जाएगा। और जहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, डेटा कलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मैन्युअली हो या डिजिटली। ताकि एक जैसे कि आप सबको पता है कि noti.com जैसा एक प्लेटफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट या किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट हो, एक कॉमन पोर्टल से डेटा शेयर कर सके। जनरल चेंजेस नए सोशल सिक्योरिटी कोड में एक चेंजेस का ये भले ही जनरल चेंजेस लगता होगा लेकिन ये थोड़ा मेजर चेंज है। हमको पता है कि जो भी लेबर इंस्पेक्टर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, अभी तक उनका काम यही था कि सिर्फ वो एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी को इंस्पेक्ट करते थे। अगर कोई नॉन कंप्लायंस पाए जाते तो केस करते थे। अगर कोई एम्प्लॉय की कंप्लेन आता था तो उसके ऊपर हियरिंग करते थे और सीधा केस करते थे या पेनल्टी और फाइन्स लगाते थे। उसके बदले इंस्पेक्टर की डेफिनेशन जो डेजिग्नेशन है उसमें उसका थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका जो काम करने का तरीका वो भी बदला गया और उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रखा गया है। और उसमें एक्सपेक्टेड यही है कि इंस्पेक्टर ये भी सोशल सारे जो भी कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड हो, कोड ऑन वेजिस हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो या हेल्थ एंड सेफ्टी कोड हो, उसको उसके रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस एम्प्लॉयर को एडवाइस देने होंगे। वर्कर्स को इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू हो तो उसको एडवाइस दे सके और उसको इम्प्लीमेंट करा सके, इस तरह से दिया गया है। मतलब इंस्पेक्टर का काम सिर्फ इंस्पेक्टर या असेसमेंट करना नहीं रहेगा बल्कि उसको फैसिलिटेट भी करना होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को ये सारे कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल सके उसके रिगार्डिंग। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे भी हम आगे बात कर चुके हैं, गीग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर है, उसमें जो सारे एंटरप्राइज कवर्ड हो जाएंगे। जहाँ पे और दूसरी चीज कोई भी हम फैक्ट्री हो या शॉप हो या माइंस हो जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉइज है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको भी डिफाइन किया गया है और उसको भी सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर किया जाएगा। उसमें जो भी वर्कर काम करते हैं उसको भी ये कोड में कवर किया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड में। सेकंड थिंग, एक स्पेसिफिक प्रोविजन गवर्नमेंट ने ऐड किया है। कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर अपने घर से फैक्ट्री या ऑफिस या माइंस काम करने के लिए जा रहा है, वहां से फैक्ट्री या ऑफिस से घर वापस आ रहा है, तो उस दौरान भी अगर कुछ भी उसको होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको ऑन ड्यूटी गिना जाएगा, जो पुराने एक्ट में प्रोविजन नहीं था। हाँ, एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था कि उसको कंसीडर किया गया था ऑन ड्यूटी, लेकिन ये नए कोड में स्पेसिफिक प्रोविजन ही रख दिया गया है ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, ताकि मतलब एम्प्लॉय जब से घर से निकले ड्यूटी पे और जब भी वापस ड्यूटी पे आए तब तक वो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। और इन बिटवीन कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो उसको ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट माना जाएगा, ताकि उसको जो भी कॉम्पेंसेशन हो या मेडिकल हो या कैश बेनिफिट जो भी बेनिफिट हो वो उसको मिल सके या उसकी फैमिली को मिल सके। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन गवर्नमेंट ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड में ऐड किया है, जो पहले कोई भी एक्ट में गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं किया था।
ताकि लिटिगेशंस में ना जा सके, और सीधा अगर वो एम्प्लॉय की टाइम और प्लेस अगर प्रूव होता है कि वो एक्सीडेंट जो भी हुआ है राइट है और ऑन ड्यूटी हुआ है और उसके घर और ऑफिस या फैक्ट्री या माइंस के बीच में हुआ है तो लिटिगेशंस में नहीं जाए और सीधा सीधा आइदर एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट उसको जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो तो उसको एम्प्लॉय को या उसके फैमिली को प्रोवाइड कराना होगा विदाउट एनी डिस्प्यूट। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कोई क्वेरी से। क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन दिखाई चेक मैं थोड़े एक एक क्वेश्चन रीड करके बेस्ट ट्राई करता हूं कि आपको आंसर दे सकूं। मैनी एक क्वेश्चन है गोवानकर बी, मिस्टर गोवानकर बी की तरफ से। मैनी एम्प्लॉयर्स हैव रिड्यूस एम्प्लॉयज सैलरी ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, accordingly they have reduced basic plus DA also. Now how to calculate gratuity payment? Is it on last round basic DA? इसमें अगर ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोविड-19 की वजह से अगर एम्प्लॉय की रिड्यूस की है एम्प्लॉयर ने बेसिक DA, फिर भी मैं एडवाइजेबल यही है लीगली हो या प्रैक्टिकली उसका लास्ट एक्चुअल जो भी बेसिक DA था बिफोर कोविड-19 वो हिसाब से ही ग्रेजुइटी कैलकुलेट होगा, क्योंकि ग्रेजुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल 7 साल 10 साल से काम कर रहा है और अगर सिर्फ लास्ट 6 महीने में उसकी बेसिक DA घटा दी गई है तो उसकी वजह से जो पूरा 5 साल 10 साल का बेनिफिट है आप डिनाई नहीं कर सकते हो, और जो भी उसकी एक्चुअल बेसिक DA थी बिफोर कोविड-19 वो हिसाब से ही आपको ग्रेजुइटी पे करना पड़ेगा। अगर वो एम्प्लॉय डिस्प्यूट में जाता है, कंप्लेन करता है कोर्ट में, डेफिनेटली वो जो भी जजमेंट होगा वो इधर लेबर कमिश्नर हो या लेबर कोर्ट का, वो एम्प्लॉय की फेवर में ही जाएगा। थैंक यू सर। क्या चाहिए चैट बॉक्स का और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको बताता हूँ। ત્યાં આવે છે ત્યાં આવે છે यूनियन मिस्टर किम लोपेस का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू फॉर्म यूनियन। एज इट इज ट्रेड यूनियन एक्ट में भी ये प्रोविजन था और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी प्रोविजन सेम ही है कि मिनिमम 7 एम्प्लॉइज होने चाहिए कोई भी यूनियन फॉर्म करने के लिए, उससे कम एम्प्लॉइज यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। पुराना एक्ट में भी यही प्रोविजन था और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी सेम प्रोविजन है। मिस अंजलि पस्ताकिया, एक अंजलि पस्ताकिया के क्वेश्चन है कि कंपनी ने ऑलरेडी एक स्टैंडिंग ऑर्डर अपना है और तो उसको भी नया स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा और रजिस्टर कराना पड़ेगा। नए कोड के हिसाब से डेफिनेटली आपको नया स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ है। तो उस हिसाब से नया जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है और उसमें जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रोविजन है वो हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको नए से ड्राफ्ट करके फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, कंसर्न जो भी आपके लेबर डिपार्टमेंट है वहां पे। एक किम लोपेस का एक क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट बोनस प्रेजेंस इन डिफरेंट जियोग्राफी एंड मिनिमम वेजेस इज डिफरेंट बेस wage changes for calculation bonus and employee will get different amounts of bonus in one company.
हाँ, इसमें जो भी आपने बोनस रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपके एम्प्लॉय डिफरेंट जियोग्राफिक मतलब अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, तो आपको जो स्टेट में और उसकी स्किल के हिसाब से जहां जो भी मिनिमम वेज का रेट है उस हिसाब से आपको बोनस पे करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपकी डिफरेंट एम्प्लॉय के डिफरेंट बोनस कैलकुलेशन हो सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। जो भी स्टेट या पर्टिकुलर जहां पे ज्यादा मिनिमम वेज का रेट है, तो डेफिनेटली आपको उस एम्प्लॉय को ज्यादा मिनिमम वेज के रेट के ऊपर ही बोनस कैलकुलेट करना होगा और पे करना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन एज प्रिंसिपल एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्टर को एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर 50 और मोर वर्कर्स डेप्यूट करता है कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के यहाँ, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर का जो भी लेबर लाइसेंस लेना होता है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। मिस्टर दिलीप काबरा का क्वेश्चन है कि व्हेन इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, प्लीज शेयर द प्रेजेंट। पीपीटी आपको मैं बाद में शेयर करेंगे एक बार। प्रोबेबली ये जो चार कोड है, अभी 4 कोड में से 3 कोड का तो ड्राफ्ट रूल्स भी कल ही ड्राफ्ट रूल्स भी आ गया है, पब्लिक के लिए रखा गया है। उसमें कोई भी सजेशन ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, और ये प्रोबेबली ये माना जाता है कि 1 अप्रैल 2021 से ये चारों कोड एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट एज पर प्लान अगर सारा कुछ चलेगा तो अप्रैल 2021 से चारे कोड एप्लीकेबल होने की संभावना है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई कर दिए है 3 कोड में। सोशल सिक्योरिटी कोड में अभी बाकी है, वो भी प्रोसेस में शायद 1 आध हफ्ते या 15 दिन में वो भी आ जाएंगे। 1 महीने या 1.5 महीने का उन्होंने टाइम लिमिट दिया है सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए। जो भी स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉयर, यूनियन, एम्प्लॉइज या कोई भी एसोसिएशन है एम्प्लॉयर का, तो वो लोग ड्राफ्ट रूल्स में वेज कोड, सेफ्टी एंड हेल्थ कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में वो ड्राफ्ट रूल्स के अगेंस्ट में कोई भी सजेशन या ऑब्जेक्शन देना चाहते हो तो वो दे सकते हैं। उसके लिए 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम लिमिट दी गई है। तो लगता है कि दिसंबर 2020 तक में ये ड्राफ्ट रूल्स भी फाइनलाइज हो जाए, और प्रोबेबली अप्रैल 2021 से हम लोग मान के चल रहे कि ये सारे कोड जो है एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ काम करना है। एम्प्लॉय गवर्नमेंट को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट को मर्ज करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी होंगे, पोर्टल बनाने होंगे, तो डेफिनेटली 6-8 महीना तो जाएगा ही जाएगा। तो अप्रैल 2021 या उससे आगे और 3 से 6 महीना लग भी सकते हैं नए कोड एप्लीकेबल होने में। इफ वी हैव मोर देन 2 to 4, एक मिस्टर जनार्दन रच्चा, उनका एक क्वेश्चन है कि if company have more than 2 to 4 license under BOCW contract labor shop and establishment, shall I need to apply fresh registration under new code? डेफिनेटली नए कोड में जो भी नया पोर्टल आएगा उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, और शायद इसके रिगार्डिंग रूल्स जो भी आएंगे, अभी कल ड्राफ्ट रूल्स बड़े नोटिफाई किए हैं, उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा हमको कि क्या प्रोविजन रखा है कि एग्जिस्टिंग जो भी फैक्ट्री लाइसेंस हो, BOCW रजिस्ट्रेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रिंसिपल एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हो या कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस हो, उसको क्या करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग लाइसेंस को। उसके लिए ड्राफ्ट रूल्स में क्या प्रोविजन है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो भी अगर हम नेक्स्ट सीजन भी रखेंगे, जब भी ये क्लैरिटी आएगी, तो उस टाइम पे हम डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग हम आपको आंसर दे सकेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट का ड्राफ्ट रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट की इसके रिगार्डिंग क्या अपने ड्राफ्ट रूल्स लाती है वो एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन हम जब भी रखेंगे 2 महीने 4 महीने के बाद, तब आपको ये सारे जो भी आंसर्स है डाउट्स है उसके बारे में हम आपको क्लैरिफिकेशन दे सकेंगे। मिस्टर गोयंकर बी का एक क्वेश्चन है कि हाउ दे रिमूव मिनिमम वेज व्हाइल कैलकुलेट मिनिमम वेजेस व्हाइल कैलकुलेटिंग बोनस। थोड़ा एक आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मिनिमम वेज रिमूव कहीं नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज लाएगी, जिसमें एक फ्लोर वेज में एक जो भी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से और स्किल के हिसाब से एक फ्लोर वेज लाएगी, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पान इंडिया में या यूनियन टेरिटरी से उससे कम मिनिमम वेज नहीं रख सकती, उससे ज्यादा ही रखना होगा। तो हमारा यही मानना है कि जो एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज है उससे कम तो कोई होने वाला नहीं, उससे बढ़ने ही वाला है। और जो भी मिनिमम वेज एप्लीकेबल होगा उस टाइम पे उस हिसाब से बोनस कैलकुलेट करना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो भी मिनिमम वेज जो सेंट्रल स्फीयर में
या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट बोनस करना है। उसमें एग्जिस्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। एग्जिस्टिंग आपको जिस तरह से आप बोनस हो, मिनिमम वेज हो, जो भी एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रोविजन है, मिनिमम वेज एक्ट में या बोनस एक्ट में, उस हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल कोई भी 1920 के लिए या अभी 2021 के लिए कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ही एप्लीकेबल होगा। थैंक्स एवरीवन फॉर बहुत सारे डब्ट है, थोड़ा टाइम का कंस्टेंट है। किसी को भी इसके रिगार्डिंग और भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन या गाइडेंस चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर ये चैट बॉक्स में दिया गया है 8866242080 और एक मेल आईडी भी आपको दिया गया है। दोनों मेल आईडी पे आप एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8866242080 लिख मुझे। अच्छा ओके, तो ये मोबाइल नंबर और ये 2 ईमेल आईडी जो भी दी गई है, उसमें आप कोई भी एडवाइस या गाइडेंस चाहिए एग्जिस्टिंग एक्ट के बारे में या नए कोड में कुछ भी क्या चेंजेस होंगे, फर्दर और डिटेल्स कुछ भी जानना हो तो ये हमको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड आपने जो भी समय निकाला अपना कीमती वक्त ये वेबिनार अटेंड करने के लिए, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम कांटेक्ट में रहेंगे और भी वेबिनार करेंगे। गवर्नमेंट का जो भी आगे गाइडलाइंस है के हिसाब से हम आगे भी वेबिनार करेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।